अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। उत्तराखंड का ये 23वां स्थापना दिवस है और आज हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लेकिन देहरादून में राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह होगा। राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर 9:30 बजे से पुलिस लाइन में मुख्य समारोह होगा। रैतिक परेड की सलामी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 9 बजे शहीद स्थल जाएंगे और राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। तो आज 9 नवंबर है और आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। तो 23 साल पहले उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था और सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कई सारे दिन भर कार्यक्रम होंगे जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, 23 साल पहले उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, उसके बाद में एक लंबा सफर उत्तराखंड ने तय किया। आज स्थापना दिवस के चलते कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। क्या कुछ खास कार्यक्रम आज दिन भर रहने वाले हैं और साथ ही क्या कुछ स्केड्यूल मुख्यमंत्री का रहेगा, क्योंकि आज तो द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगी कार्यक्रम में? बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बता दूं क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और आज 23वां वर्षगांठ पूरा उत्तराखंड मना रहा है। और ये जो वर्षगांठ है ये इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू इस राज्य स्थापना दिवस के दिन उत्तराखंड में जो होने वाली जो प्रोग्राम है, यानी कि देहरादून के जो पुलिस लाइन में जो एक भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे और राष्ट्रपति यहाँ पे 2 घंटे यहाँ बिताएंगे और जिसके लिए सरकार द्वारा एक भव्य आयोजन भी तैयार किया गया है। आज पहली बार उत्तराखंड का जो राज्य स्थापना दिवस है उसमें अलग अलग विभागों की झांकियां देखने को मिलेंगी और सांस्कृतिक प्रोग्राम इसमें देखने को मिलेंगे। और दो घंटे का पूरा ये प्रोग्राम राष्ट्रपति का यहाँ पर रहेगा जिसमें परेड की सलामी राष्ट्रपति लेंगे। साथ ही कई जो गणमान्य लोग इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का हम कार्यक्रम बताएं तो पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद स्थल पहुंच के जो शहीद हैं उनको नमन करेंगे और कार्यक्रम में पहुंचने के बाद सीएम यहां से जो कि उत्तराखंड की जो पहाड़ी जो एक राजधानी है गैरसैंण, वहां पहुंचेंगे और वहां भी आज वो करेंगे। जी सत्येंद्र, आज दिन भर कई सारे कार्यक्रम भी रहेंगे। हालांकि 23 साल का ये जो सफर है इसमें कई चुनौतियों का सामना भी उत्तराखंड की सरकारों ने किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में विकास भी हुआ। लेकिन आज भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे उत्तराखंड जूझ रहा है। तो क्या आज कोई मुख्यमंत्री बड़े ऐलान भी कर सकते हैं विकास को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि आज उत्तराखंड का जो राज्य स्थापना दिवस है इस पर माना यह जा रहा है कि जो पुष्कर सिंह धामी या देहरादून में जो कार्यक्रम है वहाँ से भी कुछ घोषणाएं कर सकते हैं और साथ ही जो गैरसैंण जाएंगे क्योंकि गैरसैंण में भी उनका कार्यक्रम लगा है, गैरसैंण में बड़ी घोषणाएं वहाँ देने का दे सकते हैं, ये अभी तक माना जा रहा है। जी आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज उत्तराखंड 23 साल का हो गया है। वहीं आरक्षण पर गठित प्रवर समिति की रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों को आज सौगात मिल सकती है। सभी को एक समान पेंशन देने की कल घोषणा हो सकती है और अभी 4,500 और 6,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। राज्य में कुल 11,407 चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा देहरादून में 1,164 आंदोलनकारी और इसके अलावा भी कई राज्य घोषणाएं हो सकती हैं। आपको बता दें कि राज्य के लोगों को बड़े तोहफे भी आज मिल सकते हैं। तो आज कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं और इसके अलावा कई बड़े तोहफे भी मिल सकते हैं। और साथ ही पेंशन की अगर बात कर लें तो जो आंदोलनकारी रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले से ये मांग होती रही थी कि उत्तराखंड को अलग स्टेट बनाया जाए, जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है, उनकी पेंशन को भी बढ़ाया जा सकता है।
9 नवंबर उत्तराखंड के इतिहास का वो पन्ना जो आज भी 23 साल के संघर्ष की कहानी को याद दिलाता है। कई ऐसे आंदोलनकारी परिवार हैं जो कि इंसाफ की आस में आखिरी दम तक लड़ते रहे और उनके घरों में ताले लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। शहीद स्मारक पर इन बलिदानों की तस्वीरें बताती हैं कि इनके परिवारों ने संघर्ष का वो दौर देखा जिसकी वजह से उत्तराखंड आज एक अलग राज्य के रूप में साकार है। देहरादून के रविंद्र सिंह रावत उर्फ पोलू राज्य आंदोलन में शहीद हो गए थे। अपने पीछे 2 बहन और माता पिता को छोड़ गए थे। नेहरू कॉलोनी में पोलू का स्मारक उनके बलिदान की याद में बनाया गया। बहनों की शादी हो गई, माता पिता दुनिया छोड़ गए तो आज उनके घर पर ताला लगा है। इसी तरह करणपुर में हुई गोलीकांड में राजेश रावत शहीद हो गए थे। राजेश रावत की मां की आंखें आज भी बेटे की याद में डबडबा जाती हैं। कुछ कुछ बदला तो हुआ, जैसे सड़कें बने और कहीं कुछ थोड़ा तो हुआ, पर जैसा होना चाहे वैसे नहीं हुआ अभी। और उन्होंने अपने बलिदान दिया तो इसलिए दिया कि हमारा अच्छा सा उत्तराखंड बने। अच्छा। वहीं कई राज्य आंदोलन का हिस्सा रही पहाड़ की महिलाएं संघर्षों को आज भी याद कर रही हैं। परिवार वालों की ताने पिटाई आज भी उन्हें संघर्ष के दिन की याद दिलाती है। आधे से ज्यादा तो मर गए जिन्होंने मतलब देखी नहीं अपनी रोटी, क्योंकि इन्होंने 15 साल तक तो इन्होंने किसी को कुछ भी नहीं दिया। हाँ, 5 साल पहले इन्होंने मतलब ये 2-2 रुपए जो भी है ये किसी को 10,000 कर रखा, किसी को 3,000 कर रखा। मतलब इसमें भी कोई न्याय नहीं कर रहा। आंदोलन तो सबने करा, तो आंदोलन करा, बहुत करा, मार खाए, डंडे खाए, हमारी लाशों हमारे ऊपर गुजर के पुलिस वाले निकले। हम जब ऐसे भगदौड़ हुई तो हम ऐसे पुलिस वाले हमारे ऊपर कूद के निकले। जवान बेटों को खोया, इतने जवान बेटों को खोया। राज्य निर्माण में अहम हिस्सा रहे कई आंदोलनकारी आज दुनिया में नहीं हैं। लेकिन इतना जरूर है, उन सभी के त्याग, बलिदान और संघर्ष की बदौलत एक अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड का अस्तित्व है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। महान सनातन धर्म व संस्कृति के अनेक आख्यानों की साक्षी धरा प्रकृति तथा परमात्मा की विशेष कृपा से आच्छादित देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस की उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बाबा केदारनाथ से प्रार्थना है कि ये राज्य समृद्धि व सुशासन के नए कीर्तिमान गढ़ता रहे। रामनगर में दिवाली के त्योहार को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। यहां सभी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है, जबकि टाइगर रिजर्व में गश्त बढ़ा दी गई है। टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा हमेशा से संवेदनशील रही है और यहां पर कॉर्बेट प्रशासन लगे कैमरों पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। त्योहार के सीजन में वन्य जीवों पर शिकारियों और वन माफियाओं की नजर रहती है। तो वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है और साथ ही आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दीपावली को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया और शिकारियों की खास करके दिवाली के वक्त घुसपैठ रहती है। ज्यादा जानकारी के साथ में गोविंद पाटनी लाइव जुड़ गए रामनगर से। गोविंद, अगर बात करें दिवाली के वक्त तो अक्सर हम देखते हैं कि व्यवस्थाएं काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी जाती हैं। अब दिवाली के मौके पर किस तरह के प्रशासन के इंतजाम आप देख रहे हैं? देखिए अमनदीप, जो शिकारी हैं वो त्योहार के वक्त पर अक्सर सक्रिय रहते हैं। दिवाली हो चाहे होली हो,
उस वक्त पे काफ़ी अलर्ट मोड पे जो है कॉर्बेट प्रशासन रहता है। यहाँ तक कि पूरा वन महकमा इस वक्त अलर्ट मोड पे रहता है, क्योंकि जो शिकारियों की नज़र होती है, क्योंकि उत्तराखंड में बाघों की संख्या अच्छी खासी है, खासकर कॉर्बेट में बहुत अच्छी संख्या है, तो उस पर हमेशा से शिकारियों की नज़र रहती है। इसके अलावा वन माफियाओं की नज़र रहती है, वो पेड़ों को काट देते हैं और उनको ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए गश्त काफ़ी अलर्ट मोड पर रहते हुए गश्त शुरू की गई है। गश्त लगातार गश्त की जा रही है, अधिकारी भी उनके साथ गश्त कर रहे हैं। साथ में जो कैमरे लगे हैं उनका उपयोग किया जा रहा है, उन पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ड्रोन से मदद ली जा रही है। ऑल ट्रेन व्हीकल एक है इनके पास, उसकी भी मदद दी जा रही है, हाथियों से गश्त की जा रही है। तो कुल मिलाकर के सारे संसाधन कॉर्बेट प्रशासन ने झोंके हुए हैं। दिवाली के त्योहार के आसपास खासकर उल्लुओं की सामत आती है, उन उल्लुओं को लेकर भी कॉर्बेट प्रशासन काफी अलर्ट मोड में है। जी, तो कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया गोविंद आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से दीपावली के लिए अतिरिक्त बसें चलेंगी। रोडवेज दिवाली स्पेशल बसों को चलाया जाएगा। दिल्ली, सहारनपुर और मुरादाबाद रूट पर बसें चलेंगी। हरिद्वार के सिडकुल से हजारों की तादाद में वर्कर्स अपने घर पर लौटते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए दर्जन भर बसें चलाई जाएंगी। वहीं दिवाली पर ट्रेनों के रिजर्वेशन भी फुल हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में हरिद्वार से पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं। पुलकित, दिवाली के वक्त में ना ट्रेन में रिजर्वेशन मिलती है और कई बार बसों में भी तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों को आवाजाही करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कौन कौन से रूट के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी और स्केड्यूल भी क्या भी जारी कर दिया गया है बसों का? जी देखिए, दीपावली, होली जैसे बड़े त्योहारों पर जो लोग हैं वो अपने घरों को लौटते हैं, क्योंकि हरिद्वार जो है वो एक तीर्थ क्षेत्र होने के साथ साथ एक औद्योगिक नगरी भी है। यहाँ पर जो है सिडकुल है और उसके अलावा कई छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं। इसलिए देश भर के कई हिस्सों से, दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो काम करते हैं। और दीपावली के मौके पर वो एक ही समय पर जो है सब अपने घरों को लौटते हैं। तो इससे रोडवेज पर और ट्रेनों पर जो है यात्रियों का दबाव जो है बढ़ जाता है, भीड़ का दबाव बढ़ जाता है। हजारों की तादाद में लोग एक साथ लौटते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं परिवहन की व्यवस्था कर पाना जो है उसके लिए चुनौतीपूर्ण बन जाता है। तो हरिद्वार रोडवेज की ओर से ये व्यवस्था की जाती है। इस बार भी दर्जन भर बसें जो है वो एक्स्ट्रा चलाई जा रही हैं हरिद्वार रोडवेज से दिल्ली रूट पर, सहारनपुर और मुरादाबाद रूट पर, क्योंकि इन क्षेत्रों के सबसे ज्यादा जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, वो सिडकुल में काम करते हैं और उसके अलावा दिल्ली तक के जो लोग हैं वो भी वहां पर काम करते हैं। तो एक ही समय पर 10, 11 और 12 नवंबर को बहुत ज्यादा दबाव रहने वाला है यात्रियों का। तो उस अवधि के दौरान ये बसें यहाँ पर चलाई जाएंगी। और उसके साथ साथ देखने में आ रहा है कि जो ट्रेनों के जो रिजर्वेशन है त्योहारों के मौके पर वो भी फुल है पूरी तरह से। तो जनरल जो बोगी होती है उसमें जरूर लोग यात्रा कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दीपावली का जो जनरल में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं कि वहां पर सफर करना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे में एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए जो कि वापस अपने घर जाना चाहते हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ में बुधवार को मौसम ने करवट बदली और केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई। वहीं बर्फबारी के बाद में धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हुआ है। लगातार बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह भी उनके साथ में मौजूद रहे। पहली बार बद्रीनाथ पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आर्मी हेलीपैड पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी समेत बीजेपी के तमाम नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करीब 1 घंटे तक बद्रीनाथ धाम में रही। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ऋषिकेश पहुंची और यहां पर परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचकर गंगा आरती में शामिल हुई। परमार्थ घाट पर होने वाली गंगा आरती में चिदानंद मुनि के साथ में रवीना टंडन ने गंगा आरती की और इस दौरान चिदानंद मुनि ने उनका स्वागत किया और गंगा आरती के महत्व को बताया। अभिनेत्री रवीना ने भी परमार्थ निकेतन आश्रम के बारे में जानकारी ली।
नैनीताल पालिका कर्मचारी दीपावली में भी सैलरी के लिए भटक रहे हैं और पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिलने के बाद में अब कर्मचारियों का गुस्सा उबाल पर है। पालिका कर्मचारियों ने ईओ पालिका का घेराव किया और दीपावली से पहले सैलरी देने की भी मांग की है। इस दौरान पालिका के कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर तत्काल उनको उनके काम का पैसा नहीं दिया गया तो आंदोलन को तेज करेंगे। नगर पालिका कर्मचारियों को कई महीने से सैलरी नहीं मिली है। हवाई सेवा और 20 हॉस्पिटल शुरू करने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के अन्य विधायक भी आगे आ गए हैं। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी, लोहाघाट के खुशाल अधिकारी और साथ ही धारचूला के हरीश धामी ने धरने में बैठकर समर्थन किया और साथ ही चंपावत के पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल पिथौरागढ़ के विधायक की मांगों को जायज बता रहे हैं। कांग्रेसी विधायकों का आरोप है कि सरकार विपक्ष के विधायकों के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है, जिस कारण चुने हुए प्रतिनिधियों को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ रहा है। कांग्रेस के विधायक विराजमान हैं और जो काम त्वरित गति से होने चाहिए थे उनकी अनदेखी की जा रही है। और आज हम सब लोग यहाँ पर माननीय मयूख मेहर जी और इस कांग्रेस जन और प्रदेश के हमारे इस विधानसभा की जो जनता है उनका जो ज्वलंत विषय है उनको लेके यहाँ समर्थन देने आए हैं। अगर ये एयरपोर्ट चलता है तो निश्चित तौर पर चंपावत से लेके अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ तो पूरे जिले को फायदा होना ही होना है। तो इन सब लोगों की सुविधाओं के लिए वो जो यहाँ पर धरने में बैठे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा जो बेस हॉस्पिटल का मामला है, यह आप सब देखते हैं कि पिथौरागढ़ हमारा जो हॉस्पिटल है एक रिफर सेंटर बन गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पिथौरागढ़ के कांग्रेस विधायक मयूख मेहर का पुतला फूका है। यूथ मोर्चे का कहना है कि विधायक मयूख मेहर चुनावी लाभ के लिए धरने पर बैठे हैं। साथ ही मोर्चे ने विधायक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर गलत बयानबाजी का आरोप भी लगाया। युवा मोर्चा ने साफ कहा है कि अगर कांग्रेसी विधायक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ गलत बयानबाजी करेंगे तो आने वाले दिनों में विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल कांग्रेस पार्टी का समाप्त हो चुका है, उसको बनाए रखने के लिए ये कर रहे हैं और इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। इसकी युवा मोर्चा घोर निंदा करती है। मंगलवार को उत्तराखंड के कॉलेजों में हुए छात्र संघ चुनाव क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए कुछ संकेत लेकर आए हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि दोनों पार्टियों में छात्र संघ चुनाव नतीजे अपने राजनीतिक चश्मे से देख रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे उत्तराखंड के डिग्री कॉलेज में मंगलवार को छात्र संघ चुनाव हुए। टक्कर बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई में रही, पर कई अहम जगहों पर निर्दलीय बाजी मार गए। नतीजों पर नजर डालें तो एबीवीपी के पूरे राज्य में 56 अध्यक्ष जीते तो 32 कॉलेजों में एनएसयूआई के अध्यक्ष चुने गए। एबीवीपी को 14 साल बाद सबसे बड़ा झटका डीएवी कॉलेज देहरादून में लगा, जहां एनएसयूआई के बजाय आर्यन ग्रुप के उम्मीदवार ने एबीवीपी के यशवंत पवार को चुनाव हराया। तो 5 साल बाद हल्द्वानी के एमबी कॉलेज में एबीवीपी चुनाव जीत पाई। एनएसयूआई की जीत छोटे कॉलेजों तक सीमित रही। जोशीमठ, बागेश्वर, रामनगर, खटीमा में उन्हें जीत मिली, तो देहरादून, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में निर्दलीय संगठन हावी रहे। चुनाव के नतीजे मिले जुले रहे, लेकिन अपने छात्र संगठन की परफॉर्मेंस से बीजेपी खुश है। वहीं एनएसयूआई की हार ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए सवाल खड़े कर दिए। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यूथ का मूड किस तरफ है। कुछ कॉलेज हारने की जीतने की, देखिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अच्छी तैयारी होती है तो हम जीत जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर एबीवीपी की परफॉर्मेंस आप देखें तो वो हर साल बढ़ती जा रही है, दायरा बढ़ता जा रहा है। हमारे दूर दराज के पहाड़ के क्षेत्रों में भी एबीवीपी बड़ी बढ़त बना रही है। तो यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस के चुनाव में आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कोई दलीय आधार पर चुनाव जीतेगा। बहुत सारी जगह कर्णप्रयाग में, रामनगर में,
कई स्थानों में, बड़े महाविद्यालयों में कांग्रेस के NSUI के प्रत्याशी जीते हैं। चुनाव कॉलेज कथा पर रिजल्ट का मैसेज दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए है कि युवाओं का भरोसा कम हुआ तो इसका असर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर दिख सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। राज्य में बिक रहे नकली पनीर पर डराने वाला खुलासा हुआ है। यहां पर डिटर्जेंट और यूरिया से पनीर बनाया जा रहा था और उसे बेचा जा रहा था और रुद्रपुर लैब की जांच में इसका बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग ने देहरादून में मिल्क प्रोडक्ट को लेकर एक अभियान की शुरुआत भी की है, जिसमें राजधानी देहरादून की बड़ी दूध डेयरियों से पनीर के 20 सैंपल लेकर रुद्रपुर टेस्टिंग लैब में भेजे गए, जिनकी जांच रिपोर्ट विभाग को मिल गई है और 20 सैंपल में से केवल 5 पनीर के सैंपल पास हुए हैं और 5 सैंपल अनसेफ, यानी कि इन सभी को खाने से बीमारियों का खतरा है, क्योंकि ये पनीर डिटर्जेंट पाउडर और यूरिया और साथ ही ऑयल को मिलाकर बनाया जा रहा था। सभी के अन्य 10 सैंपल भी मानकों को पूरा नहीं कर पाए हैं, जो कि सब स्टैंडर्ड से मिले हुए हैं और पूरे मामले को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो भी सैंपल फेल मिले हैं उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई जारी है। लगातार हमारा जो है हमारे जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त है और माननीय मंत्री है जो है उनके द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि हम इसमें लगातार हमारी जो FDA की टीम है वो लगातार काम कर रही है सभी क्षेत्रों में अलग अलग जगह, और इसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं लगातार। सर क्या ये जो वैन है ये कब तक रहेगी यहाँ पे? यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।